नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। पशुओं में जेर नहीं डालने की है गंभीर समस्या, करे समय पर समाधान। फूल गोभी की फसल में कीटों की रोकथाम के उपाय। प्रदेश में डेयरी व्यवसाय एक उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है, लेकिन पशुपालकों के सामने पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं में से पशुओं में ब्याने के बाद जेर नहीं गिरने की समस्या भी आमतौर पर देखी जाती है और इस समस्या को लेकर पशुपालक बहुत परेशान रहते हैं। कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान रहते हैं हमारे एक पशुपालक, जिसका समाधान बता रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय हरसोली के प्रभारी बंशीधर यादव। मैं बालोराम बाजा बोल रहा हूँ, राम जी परासू पशुपालन हूँ। 5-10 जानवर है मेरे, जेर नहीं पड़ती है, परेशानी आ जाती है, इसको क्या करना मन बताओ आप। गाय और भैंस जब ब्याती है उसके 4 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में उसकी जेर गिर जानी चाहिए, पर कई बार क्या होता है शरीर में कैल्शियम की कमी से, हार्मोनल कमी से वो जेर गिर नहीं पाती है, जिससे जानवर आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। सामान्यतः पशुओं के ब्याने के लगभग 4 से 5 घंटे में जेर स्वयं बाहर निकल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि ब्याने के बाद पशुओं में कई घंटों तक यह बाहर नहीं निकलती, जो कि गर्भाशय के अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ब्याने के 8 से 12 घंटे तक जेर यदि अपने आप नहीं निकलती, तभी इसे जेर का रुकना माना जाता है। जेर न गिरने के कारण। पशुओं में जेर अटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भपात, संक्रामक रोग, पोषक तत्वों का असंतुलन। समय से पहले प्रसव के कारण पशु का जेर नहीं गिरता। अब वो जेर क्यों नहीं गिरती है? जेर नहीं गिरने के भी कई कारण होते हैं। कईयों में कैल्शियम की कमी से नहीं गिरती है, कई में हार्मोनल डिफिशिएंसी होती है, कईयों में मिनरल्स की डिफिशिएंसी होती है, उसकी कमी की वजह से वो जेर नहीं गिरती है। इसलिए पशुपालक भाइयों से निवेदन है, भाई समय समय पर इनको पशु आहार के साथ में कैल्शियम, साल्ट ब्रिक्स वगैरह ये भी समय समय पर देते रहें, जिससे उनमें कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी, तो जानवर न बीमार होगा, टाइम पर जेर भी गिरेगा और ज्ञापन होने में दिक्कत नहीं आएगी, समय पर बोल जाएगा वो। जेर न गिरने के लक्षण। गर्भाशय से बाहर जेर का लटकना देखा जा सकता है। पशु द्वारा पेट पर बार बार पैर मारना तथा दर्द का अनुभव करना, बुखार होना और दूध की मात्रा एकदम कम हो जाना, पशु का जेर रुकने के कारण पशु का बेचैन होना, पशु का बार बार बैठना तथा उठना, पशु का सुस्त होना जैसे लक्षण देखने में आता है। पशुओं में जेर रुकना एक बड़ी समस्या है, इसका समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है। आज के समय में पशुओं का जेर गिराने के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं, परंतु सही और सुरक्षित उपाय पशु विशेषज्ञ से जानना जरूरी है। देसी दवाइयाँ बताओ, माने आगे जेर पटकवा की कोई उपाय बताओ। मालिक है आप डॉक्टर तो मैं क्या जाना, मैं दारू लोग हूँ, पशुपालन जा बेकार कहाँ परेशानी आती है वहाँ बहुत ज्यादा। प्राथमिक उपचार में गाँव में एक 10 मुड़ा काढ़ा आता है वो पिला देते हैं, थोड़ा गुड़ और अजवाइन का पानी होता है गर्म करके वो भी पिला देना चाहिए, थोड़ा हींग आती है तो हींग भी दे दे या 2 लौंग दे दे तो उससे भी जेर गिर जाती है। कई बार क्या होता है कि जानवर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जैसे 4 से 6 घंटे 8 घंटे भी निकल गए तो फिर वो जेर नहीं गिरती है, तो फिर तो निकट के पशु चिकित्सक को दिखा के उसकी जेर को निकलवाना ही पड़ता है। अब जेर के लिए सबसे पहले दवाई ये जो देसी उपचार लोग करते हैं, उसके बाद में अपन लोग जैसे पशु चिकित्सक आएगा तो उसको जेर को अंदर से रिमूव करेगा, हटाएगा, धीरे धीरे उसको बाहर लाएगा, उसके कोटिलिडन्स को छुड़ा के एक एक को
उसके बाद में उसके इंजेक्शन वगैरह भी लगाएगा, एंटीबायोटिक भी देगा, साथ में उसमें इन्फेक्शन नहीं हो तो उसमें कोई दवाई भी छोड़ देता है। अब जानवर के जब ब्याती है तो गांव में कहते भाई आधो जापो माए नीचे, मतलब ब्याने के बाद में जब तक जेर नहीं गिरती है जानवर पूर्णतः ब्याया हुआ नहीं माना जाता है, जब तक उसकी जेर की सफाई ढंग से नहीं हो जाती है। इसलिए जितना ब्याने के बाद में उसका उपचार किया जाता है वो पूरा उपचार करवा लेना चाहिए, तभी वो जानवर दूध पर भी आएगा, समय पर बोलेगा और बोलने के बाद में समय पर गर्भधारण करेगा। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है भाई 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक इंतज़ार कर ले, वरना नहीं जेर गिरने पर नज़दीक के पशु चिकित्सक को दिखवा के हॉस्पिटल में जाके और उसका उपचार करवाए और आगे भी उसका ध्यान रखता रहे, जिससे टाइम पर वो जानवर ताव में भी आएगा और ताव में आने के बाद में वो गर्भधारण भी करेगा। कभी भी जानवर गर्भधारण कर ले तो उसके 60 से लेकर 90 दिन के बीच में उसका गर्भ परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे ये श्योर हो जाए भाई अपना गाय या भैंस ब्याएगी। कई बार पशुपालक ये देखता है भाई ब्याएगी, वो 6 या 7 महीने बाद में कभी गर्भधारण चेक करवाता है तो पता लगता है वो तो खाली रहेगी, तो खाली रहने से उसको चारे की समस्या, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य के जिन किसानों ने अगेती फूलगोभी की फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फूलगोभी का उत्पादन गिर सकता है। इसलिए समय रहते इन कीटों की पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो फूलगोभी की फसल में कैसे करें कीटों की रोकथाम, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। शुरू में जब हम लोग फूल गोभी और बंदा गोभी लगाते हैं उस समय जो कीड़े जो लगते हैं उसमें से प्रमुख 4 प्रधान कीड़े हैं। शुरू में जो लाही जिसको बोलते हैं डायमंड बैकमॉथ, आप लोग सब जानते हैं। तीसरा जो है एक कहते हैं टोबैको कैटरपिलर, ये भी डैमेज करता है, किंतु इन तीनों के हिसाब से ये थोड़ा सा कम डैमेज करता है। अब आते हैं इनका मैनेजमेंट हम कैसे करें। मैनेजमेंट हम 2 तरह से बताएंगे, एक ऑर्गेनिकली कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक केमिकल। पहले हम बताना चाहेंगे ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट में हम शुरू में हम लोग गोबर और गोमूत्र 1 लीटर गोबर और 5 लीटर गोमूत्र एक जगह पे हम उसको इकट्ठा करके उसको अगर 10 दिन तक उसको हम चलाते रहे, चलाने के बाद उसको जो सीप जो है जिसे हम छाकनी बोलते हैं उससे छान कर हम उससे जो लिक्विड मिलेगा 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करते शुरू से, तो हमारा ये कीड़े का आक्रमण शुरू से बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरा हम ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं, हमारे जो गांव में नीम की पेड़ है 5 ml 1 लीटर पानी में अगर घोल करके आप छिड़काव करते हैं, उसी से भी आपको बहुत हद तक कंट्रोल मिल जाएगा। ये छोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, जो बाजार में देखिएगा पीला कलर का कागज मिलेगा, कागज का दोनों साइड गोंद और ग्रीस का लेप लगा दीजिए। लेप लगा के आप जो है 20 से 25 मीटर के दूरी पे आप अगर लगाते रखे उसमें वो सड़ जाएगा, जिससे वो बाहर फिर निकल नहीं पाए। इससे जो है हम बहुत हद तक अपने लाही को मैनेज कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए परभक्षी कीट लेडी बर्ड बीटल को बढ़ावा देते हैं या मिथाइल
डिमेटान या डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रीन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब आते हैं दूसरा कीट जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बैक मॉथ। आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं ये जो पिल्लू जो है ये हरा कलर का होता है एवं बहुत ही छोटा छोटा होता है और ये पहले पत्ती को डैमेज करता है, पत्ती को छेद करता है। बड़े हो जाते हैं जब पिल्लू तो ये फिर पुराने पत्ती को भी नहीं छोड़ता, पुराने पत्ती को भी वो कंप्लीटली डैमेज करता है। और ये सिर्फ पत्ती को ही नहीं, जो हमारा कैबेज का जो हम लोग खाते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, कॉलीफ्लावर जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं शुरू, उसको भी वो नहीं छोड़ता, उसको भी वो कंप्लीट डैमेज करता है। इसके लिए भी फिर हम ऑर्गेनिकली और केमिकल मैनेजमेंट के लिए बताएंगे। ऑर्गेनिकली जैसे हम बताए थे, गोमूत्र और गोबर दोनों का जो है आप मिक्सचर बना लीजिए, फिर 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद हम लोग जैसे बोलते हैं समर प्लाविंग हमको करना पड़ेगा। वो जो है सनलाइट के अंदर एक्सपोज हो जाएगा, जिससे हम बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे देश में मछली पालन लगातार बढ़ता जा रहा है। खाने के अलावा मछली को बेचकर काफी अच्छी आय कमाई जा सकती है। मछली पालन तालाबों, झीलों में आसानी से किया जा सकता है और यदि किसान मछली पालन के साथ बत्तख पालन करे तो और अधिक आय कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें मछलियों के साथ बत्तख पालन? तो चलिए मछली पालन के साथ बत्तख पालन पर जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार से। मछली पालन का चूंकि हमारे पास तालाब है तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक ही जगह में 2 तरह की चीज़ें पालें। रिसोर्स हमारे पास जो हमारे स्रोत हैं वो एक ही रहेगा और उसके साथ हम तालाब के अंदर तो मछली पाल लें और तालाब के ऊपर की तरफ बत्तखें पाल लें। वो जो बत्तख है वो बत्तख के पालने से क्या होगा, जो फीड बत्तख ने खाया वो फीड भी हमारा फीकल मटेरियल, जो बत्तख का फीकल मटेरियल है वो फिश के साथ यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जो बत्तख है, बत्तख लगातार हलचल करेगी तालाब के अंदर में और उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये हमारा बैठ जाता है। हमने एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हुए 2 तरह की चीज़ों को पालना किया। उससे क्या होगा, हमारी आय बढ़ेगी। कम खर्च में मछली के साथ बत्तख पालन है लाभकारी। बत्तख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन में कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है, इसलिए मछली सह बत्तख पालन करके इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए शांत जगह और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। अधिक लाभ कमाने के लिए बत्तख और मछलियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना चाहिए।
वैसे तो आजकल कई नस्लें विकसित हो गई हैं, जिनका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी देसी नस्ल है जिसे खाकी डम्बेल बोला जाता है। खाकी डम्बेल में क्या है, वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, गर्मी को भी सहन कर लेती है। दूसरा, इसका जो अंडे का उत्पादन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग वाइट अमेरिकन पैकन भी पालते हैं, जो पूरी तरह सफ़ेद रंग की बत्तख होती है, लेकिन उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खाकी डम्बेल का है। ये एक साल में 150 से 180 तक अंडे दे सकती है। तो इस प्रकार अंडों की सेल से भी किसान को आमदनी होती है, साथ में वयस्क बत्तखें भी बेच के किसान को आमदनी होती है। किसान भाइयों के लिए सलाह यही है कि वो अपनी जो भी उनका मत्स्य पालन का कार्य है उसको वैज्ञानिक पद्धति के साथ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 10 और 20 तारीख आप नोट कर लें, आसानी के लिए है। उसमें 1 तारीख को आपने गोबर डालना है, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डलेगा। उसके बाद आपने एकड़ के अंदर ही आपने चूना डालना है। 10 तारीख को वो चूना जाएगा आपका 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और लगभग 150 ग्राम लाल दवा 20 तारीख को डालें। अच्छी तरह घोलने के बाद, जो पोटेशियम परमैंगनेट भी इसका नाम है, और इसको डालने से क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर में आपकी जो कीटाणु और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध पानी रहेगा बत्तख और मछली पालन के लिए। तो मेरे पीछे बना हुआ है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो मछली के बच्चे हैं, खास तौर से स्पान साइज, जो कि लगभग 8 दिन का बच्चा है, उसके जो प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे आपका मेंढक हुआ, कुछ झींगे हुए, उन सबसे बचाने के लिए, उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है, जिसमें एक बड़े साइज का हापा लगाया हुआ है। उस हापा के अंदर हमने 2 लाख गोल्डन या कॉमन कार्प के बच्चे छोड़े हुए हैं। उससे क्या होगा कि हम जितना भी हमारा इसका मछली का ये प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स जिन्हें बोलते हैं, ये सब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और हमारी जो मछली की मृत्यु दर है, मछली के बच्चे की मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को कम बीज के इस्तेमाल से अधिक उत्पादन होगा। मछली सह बत्तख पालन के फायदे अनेक। बत्तख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बत्तख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बत्तख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बत्तख रहने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। बत्तख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती। बत्तख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रण कर देती हैं। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बत्तख खा जाती हैं। इस तरह से मछली सह बत्तख पालन करना लाभकारी है। आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से मछली सह बत्तख पालन करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम कनोय, जिला जैसलमेर के कृषक बहादुर राठौर ने। आप बायोगैस संयंत्र लगाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बहादुर राठौर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। आधुनिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन, रोशनी और बायो खाद मिलती है।
जिससे हमारे खेतों को नया जीवन मिलता है और खेतों का नया जीवन हमारे खलिहानों को भरता है। हमारे खलिहान हमारे घरों को खुशियों से भरता है। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। देश के अनेक गांवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही हैं। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के 2 मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें: जमीन समतल और अगल बगल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। बायोगैस संयंत्र घर के आसपास बनवाना चाहिए। बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर की पर्याप्त उपलब्धता हो। संयंत्र वाली जगह पर पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। संयंत्र स्थल में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है। पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।